जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो वैकेंसी बिहार सचिवालय जिसे कहते हैं 2025 में जो वैकेंसी आया है, हम वही देखने वाले हैं। उसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है जो आगामी आपका एग्जाम जितने भी है, बिहार दरोगा से ले लीजिए या बिहार एसएससी ले लीजिए, बिहार एसएससी में और भी बहुत कुछ आया है, उसमें ले लीजिए आप। उसमें जो है वी वी आई इम्पोर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। समझ गए क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा वी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उसमें सामान्य ज्ञान आपका समान अध्ययन प्लस साइंस और प्लस करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? और ये पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछता है, जिसका प्रैक्टिस सेट आपका कितना है? 1 है। ये क्या है? 1। अगर आपको जीके जीएस मजबूत है तो 50 क्वेश्चन में से जो है ना आप 30 क्वेश्चन बना के दिखाइए, तो आप समझिए आपका कि जीके जीएस काफ़ी तैयारी है। समझ गए? इसमें जो है क्वेश्चन का जो लेवल है ना बहुत बेस्ट है इसमें, जिसमें आपका देखिए बिहार एसएससी सीजीएल, बीपीएससी एडीओ, बिहार दरोगा, आरआरबी, ग्रामीण बैंक का जो निकला है, फिर बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी के अंतर्गत बहुत सारा आया है उसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है भगवान भगवान बुद्ध का। पहले इसका चेंज कर लेते हैं कलर। हाँ, इसको कर लेते हैं ब्लू। देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। आप लोग जो है ना आंसर जहाँ पे इसको क्या करिएगा, इसको हाइड करके ऐसे हाथ से और तब जवाब दीजिएगा, तो सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारनाथ। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब, सारनाथ। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी के पास स्थित है, में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है धर्म के चक्र को गति देना। इन्होंने अपना पहले 5 शिष्यों का उपदेश दिया था। सबसे पहले अपने 5 शिष्यों का उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के पास स्थित है। इस घटना जो ज्ञान पहला उपदेश दिया था, इसका मतलब क्या है? इसका घटना क्या कहलाता है बौद्ध धर्म में? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। समझ गया? इसका क्या अर्थ होता है? धर्म के चक्र को गति देना। हर क्वेश्चन में ऐसा ही डिस्कशन है आपका, बेस्ट से बेस्ट। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए, लौह युग, कांस्य युग, नवपाषाण युग या पुरापाषाण काल। तो क्या हो जाएगा? कांस्य युगीन, क्योंकि इस हड़प्पा सभ्यता में काफी व्यापक स्तर पर कांसा मिला, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। समझ गए? चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, आप लोग का पता होगा, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया, जिसे कांस्य कहते हैं, जिसका उपयोग औजारों, हथियारों और कलाकृतियों का निर्माण करते थे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आपको कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके गुरु चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, मतलब 3 नाम है। देखिए, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्हें इस कार्य में सहायता की थी। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का पहला और एकीकृत साम्राज्य था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इस पुस्तक में मौर्यकालीन भारत के साम्राज्य, प्रशासन और संस्कृति का विस्तृत विवरण मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के, देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में। देखिए 21 अप्रैल, याद रखिएगा, डेट पूछ सकता है आपका। डेट 21 अप्रैल 1526 में मुगल आक्रमणकारी बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। इसके बाद और इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर जीत गए उसमें, तो पानीपत की पहली लड़ाई में जो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोधी वंश का, लोधी या दिल्ली सल्तनत का अंतिम साम्राज्य कौन था आपका शासक? तो इब्राहिम लोदी था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन,
6 नंबर क्वेश्चन है आपका, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। देखिए, दीन ए इलाही अर्थात ईश्वर का धर्म मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। एक समन्वयवादी विश्वास या पंथ था। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर एक सार्वभौमिक विश्वास स्थापित करना था जो सहिष्णुता और शांति को आधारित हो। समझ गए? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1585 में हुई थी। कब हुई थी? 1585 में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो देखिए महाराष्ट्र के, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसकी प्रारंभिक उद्देश्य शिक्षित भारतीयों को एक मंच पर लाना है और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों की मांग करना था। देखिए, जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। और कहाँ हुआ था इसका स्थापना? तो मुंबई में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पे हुआ था इसका स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला देखिए इसको डिटेल में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यह नारा भारतीय राष्ट्रीयवाद के प्रतीक के रूप में उभरा और स्वतंत्रता संग्राम के लोगों को प्रेरित करता है। देखिए, आगे चलकर इसमें क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अभी से पता चला कि क्वेश्चन का लेवल है, इसमें हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और इसमें जो है ना हिंदी क्वेश्चन जो रहेगा ना आपका, क्वेश्चन और ऑप्शन, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। समझ गए? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान, ये तो सबको पता होगा कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसी दिन भारत के एक संप्रभु समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा अनुच्छेद आपका? इसका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ऑप्शन में भी दिया गया होगा। देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी के रूप में इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है। यह मौलिक अधिकारों के तहत समानता के अधिकार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। समझ गए? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को पद शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति पद का शपथ कौन दिलाता है आपको? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, भारत के राष्ट्रपति उनके पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मतलब उपस्थित न हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध कराए सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर मान के चलिए मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं रहते हैं तो उसके स्थान पर कौन शपथ दिलाएंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो राजस्थान में। कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान में लागू की गई थी। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, देखिए याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। इसके बाद इसी वर्ष आंध्र प्रदेश में, इसी वर्ष याद रखिएगा इसी वर्ष आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण कदम था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैसीय विशाल ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 318 गुना अधिक है। यह अपने विशाल आकार और शक्तिशाली तूफान ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से कितना गुना अधिक है? 318 गुना अधिक है बृहस्पति ग्रह।
और जो तूफान आता है उसको क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है, तो नाइट्रोजन है। कौन सा है, नाइट्रोजन। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसकी लगभग मात्रा 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन 21% है, उसके बाद आर्गन गैस 0.9% है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो गंगोत्री है। क्या है, गंगोत्री। इस क्वेश्चन के अनुसार गंगोत्री होगा, लेकिन इसका व्यापक आंसर भी होता है, हम आप लोगों को आगे बताएंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर, जहां भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग में अलकनंदा के बाद यह गंगा कहलाती है। जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर जो है ना, कहाँ, तो उत्तरकाशी में। देखिए उत्तरकाशी में जो है आपका, वहीं से जो है देवप्रयाग एक जगह है, वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, तो यहाँ पे देवप्रयाग है, तो इसी जगह से जो है इसका नाम गंगा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। किसे, कोसी को। देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी अक्सर अक्सर अपना मार्ग बदलती है और मानसून के दौरान भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे बिहार के उत्तरी भागों में भारी जान-माल का नुकसान होता है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। क्या है, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। यह प्राचीन भारत के कई महान साम्राज्यों जैसे मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही है। यह शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए पटना का नाम बहुत सारा नाम है। देखिए पटना का नाम पहली बात तो पाटलिपुत्रा हो गया, पाटली पाटलिपुत्रा हो गया पहला, पाटलिपुत्रा हो गया। दूसरा के बाद कुसुमपुर है, इसका नाम सबसे प्राचीन नाम कुसुमपुर था। तीसरा में हो गया पटना हो गया। चौथा में आपका पालीभ्रोथस है। उसके बाद है आपका अजीमाबाद है। देखिए इतना नाम है, अजीमाबाद है, उसके बाद पालीभ्रोथस है, उसके बाद पटना है, पाटलिपुत्रा है, कुसुमपुर है। इतना पटना का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा आप सब। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है, तो 40 सीट है। कितनी है, 40 सीट है बिहार में। देखिए बिहार राज्य में लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा के 16 सीट है और विधानसभा के 243 है, याद रखिएगा। लोकसभा के 40, राज्यसभा के 16, राज्यसभा का कितना, 16, राज्यसभा का 16 और विधानसभा का 243। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है। किसकी है, दूरी की इकाई है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है, जिसका उपयोग खगोल विज्ञान में ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं के बीच की विशाल दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसीबल है। क्या है, डेसीबल है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसीबल है। यह ध्वनि की प्रबलता और शोर स्तर को इंगित करता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 केल्विन होता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है। यह तीनों पैमानों पर तापमान अलग अलग इकाइयों में व्यक्त किए जाते हैं। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, तो किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए सापेक्षता का सिद्धांत प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। इसमें दो मुख्य सिद्धांत शामिल है, विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता, जिन्होंने अंतरिक्ष, समय, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की हमारी समझ को क्रांतिकारी रूप बदल दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खाने वाला सोडा का नाम क्या है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बार बार क्वेश्चन पूछता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ओहो गड़बड़, कैल्स सोडियम बाइकार्बोनेट ही होगा इसका। यहाँ पे देख सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसमें याद करने का ट्रिक है, इसमें आप लोग को लगेगा क्या होगा आंसर। देखिए खाने के बाद हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाय बाय। तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे करके। देखिए खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका रासायनिक सूत्र
NaHCO3 होता है, NaHCO3 याद रखिएगा। रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है और रासायनिक नाम क्या होता है खाने वाला सोडा का? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग खाने पकाने, विशेष बेकिंग में, एंटासिड के रूप में और सफाई करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। देखिए पीतल तांबा और जस्ता का धातुओं का एक मिश्र धातु है। यह अपनी चमक और संक्षारण प्रतिरोध और मैचिनेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे उपकरण, गहने और संगीत वाद्य यंत्रों बनाने में किया जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। कौन सा है? ग्रेफाइट। देखिए पेंसिल के लीड में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम और परतदार होता है, जिससे यह कागज पर आसानी से निशान छोड़ता है। इसे अक्सर चिकनी मिट्टी के साथ मिलाकर पेंसिल विभिन्न कठोरता प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम है। कौन सा है? ऑस्मियम। देखिए ऑस्मियम सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली धातु है। इसका घनत्व लगभग 22.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसका उपयोग विशेष धातु संपर्क, फाउंटेन पेन, नींब और अन्य कठोर अनुप्रयोगों में किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली का घर कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है। यह कोशिका के लिए ऊर्जा ATP के रूप में का उत्पादन करता है, जो कोश के श्वसन की प्रतिक्रिया के दौरान के माध्यम से होता है, प्रक्रिया के माध्यम से होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और रक्त को लाल कर देता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और रक्त का रंग लाल कर देता है। तो कौन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी। देखिए विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड जिसे कहता है, इसकी कमी से स्कॉर्बिक नामक रोग होता है। इस रोग के लक्षणों मसूड़ों में खून आना, थकान, कमजोरी, जरों, दर्द, घावों को धीरे से भरना, खट्टे फल। इसके लिए देखिए सबसे उपयोगी क्या होगा? खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू। विटामिन सी अच्छे स्रोत होता है, ये खाने से आपका ये बीमारी ठीक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है? आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। हालांकि जन्म के समय बच्चों में 300 प्लस हड्डियाँ होती है। विकास के साथ साथ ये आपस में जुड़कर कम हो जाती है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया। तो कब? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। चलिए देखिए योजना आयोग जिसे प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग मतलब नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रखा गया। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो नीतिगत और दिशात्मक इनपुट प्रदान करता है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है आपका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर है। यह भारत में लागू एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे विभिन्न केंद्रीय और राज्यों करों को प्रतिस्थापित किया है। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन रहेगा ही, क्योंकि जीएसटी में क्या हुआ है आपका? रिफॉर्म हुआ है। इसके वजह से करेंट अफेयर्स में वो भी पढ़ा देंगे रिफॉर्म किस किस को रेट कम हुआ है इसमें। देखिए 33वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई का केंद्रीय बैंक जो देश का मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, मुद्रा जारी करता है और बैंकिंग प्रणाली को विनियमन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो समुद्री संसाधन से है। देखिए समुद्र क्या रहता है? ब्लू रहता है, इसीलिए ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? समुद्र संसाधन से। ब्लू इकोनॉमी का संबंध समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से है जो आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और समुद्री परिस्थितियों तंत्र के स्वास्थ्य के लिए
स्वास्थ्य के लिए होता है। इसमें मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन, शिपिंग, तटीय ऊर्जा और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल थे। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 18वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। देखिए 8वीं सदी के अंत में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। यह प्राचीन भारतीय बौद्ध शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो नालंदा के साथ साथ अपनी उच्च शिक्षा प्रसिद्ध था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने? वीर कुंवर सिंह ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन इसको डिटेल में देखते हैं। 1857 के विद्रोह बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर आरा में पड़ता है। जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो 80 वर्ष के था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 का संबंध किससे है? तो नील की खेती से। नील की खेती से। देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया यह भारत का पहला सफल सत्याग्रह था। पहला भी था, याद रखिएगा, और सफल भी था। यह बिहार के चंपारण जिला में किसानों द्वारा नील के जबरन खेती, जिसे तीन कठिया प्रणाली कहा जाता था, इसके शोषण के खिलाफ यह आंदोलन किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में यह सफल रहा और किसानों को राहत मिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है यह महात्मा गांधी आए थे, ये भी याद रखिएगा। देखिए 38वां क्वेश्चन, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की शुरू की गई है? तो बिहार सरकार की। किस? बिहार सरकार की। हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य राजगीर, गया, बोधगया जैसे जल संकट वाले क्षेत्रों में गंगा नदी के अधिशेष जल को पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाकर लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। चलिए 39वां क्वेश्चन देखिए। 39वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू को। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर सभी निर्देशों को संसाधित करता है, गणनाओं करता है और डेटा नियंत्रित करता है, जिससे कंप्यूटर सभी कार्य संभव हो पाते हैं। चलिए 40वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। क्या है? NH-44 है, याद रखिएगा। NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। चलिए 41वां क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता होती है, जिसकी फोकस लंबाई 1 मीटर होती है। P बराबर 1/f होता है, जहाँ f क्या है? मीटर है। आपका लेंस का सूत्र है ये। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन पर ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। देखिए प्रोटॉन P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव होगा, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल रहेगा, तो इसमें क्या होगा? मतलब माइनस रहेगा, आपका उदासीन रहेगा। देखिए 43वां क्वेश्चन है आपका, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग करते हैं? तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। कार्बन, देखिए पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज, भोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय से होता है। देखिए इंसुलिन हार्मोन का स्रावन अग्नाशय नामक ग्रंथि से होता है। इंसुलिन रक्त को शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए 45वां क्वेश्चन देखिए। 45वां क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे बोलते हैं। देखिए ओजोन परत को के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जिम्मेदार है। यह गैस रेफ्रिजरेटर, आयरन कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में उपयोग की जाती है, और समताप मंडल में ओजोन अणुओं को तोड़ देता है, जिससे क्या होता है? आपका ओजोन परत का क्षरण हो जाता है। इसीलिए जो हमें AC और कम यूज करना चाहिए। समझ गए? 46वां क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो
नोट, यह उत्तर समय के साथ बदलता है। परीक्षा के नवीनतम जानकारी, ये क्वेश्चन जो है 2022 के अनुसार वी आर चंद्रचूड़ हो जाएगा। और अभी चेंज हुआ होगा तो ये चेंज हो गया, ये छोड़िए अभी। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, जी20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम हुआ बीपीएससी में, उसमें 2022 तक के करंट अफेयर्स पूछा गया है, तो इसीलिए हम लोग 2 वर्ष पहले का करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेकर चलेंगे, समझ गए? 2 वर्ष पहले का, समझ गए? तो देखिए जी20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया था? तो किसने देश ने किया था? तो भारत। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। किसने? तो भारत ने किया था। देखिए जी20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की थी। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीति आयोजन था, जहां वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी, और अफ्रीका को जो है जोड़ के G21 बना दिया था। इसको समझ गया? चलिए 48 में क्वेश्चन देखिए। 48 में ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किस भारतीय फिल्म के गाने नाटू नाटू का सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का रूप का पुरस्कार मिला था? तो RRR को। देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2023 में एस राजामौली द्वारा निर्देशित भारतीय फिल्म RRR को गाने नाटू नाटू के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला। यह किसी भारतीय फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला गाना था। 49 में क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया जाता है। चलिए 50 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है आपका? जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, उन्होंने इसे 1942-1945 के दौरान अहमदनगर जेल में अपनी कैद के दौरान लिखा था, और इसमें भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और दर्शन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया, और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कमेंट में बताइएगा जैसे 50 में से कितना सही हुआ है आपको, समझ गए? ऐसे करके बताइएगा। और आपको जो है ना, ये क्वेश्चन पहला सेट फर्स्ट था इसमें, और आपका फिर उसके बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा आपको, समझ गए? जिससे आपको आगामी आने वाला एग्जाम में जितना हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी एडीओ हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, ग्रामीण बैंक का हो गया, जीके जीएस से रिलेटिव जितना क्वेश्चन हो गया ना, हर क्वेश्चन के लिए यह सीरीज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। हर दिन यह सीरीज आएगा, और एक सीरीज में आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? एक सेट में 50 क्वेश्चन, इसको डिस्कशन करके आपको लगभग 200 क्वेश्चन के बराबर होगा, समझ गए? तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।